डेट है आज 18 अगस्त 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है नेशनल जीन बैंक। ये यूनियन मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है, आरंभ किया है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक। ये कहाँ पे सेटअप किया है? न्यू दिल्ली में एक सेंटर है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये एक सेंटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर काम करता है, जो एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च वगैरह करता रहता है। उसी का ही एक सेंटर है ये दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। यहाँ पे इसके अंदर ही सेटअप किया है ये नेशनल जीन बैंक। ये कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का होगा ये सेंटर। इसमें क्या किया जाएगा? देखो, ये जो एग्री फार्मर्स होते हैं, जो किसान खेती करते हैं, उन किसानों को फ़ायदा होगा इससे, इस न्यू जीन बैंक से। इसमें क्या है, न्यू फैसिलिटी डेवलप की जाएंगी जर्म प्लाज्म की। जर्म प्लाज्म होता है, जैसे मान लो कोई भी लिविंग टिश्यू हो सकता है। लिविंग टिश्यू का मतलब संजीव, सजीव बोलते हैं ना हिंदी में लिविंग टिश्यू को, सजीव उत्तक टिश्यू को बोलते हैं उत्तक। कहने का मतलब ये हुआ कोई प्लांट का सीड भी हो सकता है। जैसे मान लो किसी प्लांट का, ट्री का सीड, बीज रख लिया, जैसे गेहूं है, गेहूं, वीट का सीड लग दिया, और यहाँ पे इसे रखेंगे प्रिजर्व करके, इस नेशनल जीन बैंक में प्रिजर्व करके रखेंगे, संरक्षित करके। और जैसे मान लो कोई भी प्लांट का, इसमें जर्म प्लाज्म की बात कर रहे हैं हम, इसमें या तो सीड रखा जा सकता है या किसी भी प्लांट का कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है। मान लो रूट हो गई या उसका तना हो गया, स्टेम हो गया, मतलब कोई भी पार्ट हो सकता है, तो उसको बोलते हैं जर्म प्लाज्म। ये किस लिए रखा जाता है नेशनल जीन बैंक में? देखो, नेशनल जीन बैंक सबसे पहले हमारे इंडिया में स्टार्ट तो किए गए थे 1996 से। ये किस लिए किए गए थे, क्या काम था इनका? काम ये था, जो भी मान लो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लो सीड हो गया या कोई भी जीनोमिक रिसोर्सेज या कोई पोलन हो गया, जो फूल में होता है पोलन, तो इनको क्या है, फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखना था। जैसे भाई साहब बहुत सारी ऐसे पेड़ हैं, ऐसे ट्री हैं, या बहुत सारे ऐसे एनिमल वगैरह भी हैं, अभी हम ट्री की बात कर रहे हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब है लुप्त हो गए हैं, गायब हो चुके हैं। पहले इस अर्थ पे वो प्लांट या ट्री पाए जाते थे, लेकिन अब नहीं पाए जाते, वो खत्म हो चुके हैं। उनके जितने भी स्पीसीज थी, जितनी भी ट्री थी, वो काट दी लोगों ने, खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए कि कोई भी वैरायटी जो अभी भी अर्थ पे उपलब्ध है, लगभग इंडिया ने भी लगभग 4 लाख के अराउंड प्रिजर्व करके रखे हुए हैं ऐसे सीड, कि अगर मान लो कोई भी, मान लो वीट लुप्त हो जाए, वीट मान लो बचे ही ना, उसके बीज ही ना बचे, तो ये नेशनल जीन बैंक होते हैं जो ये, इनमें उसका बीज कंजर्व करके रखा जाता है, एक टेम्परेचर पे कंजर्व करके रखा जाता है, ताकि वो बीज बचा रहे सीड उसका। और मान लो सारे प्रजाति खत्म हो जाए वीट की, तो फिर उसे सीड से वीट उगाए जाएं, तो इसलिए ये रखे जाते हैं। तो ये नेशनल जीन बैंक की कैपेसिटी यही होती है कि इसमें 1 मिलियन, अबाउट 1 मिलियन जो जर्म प्लाज्म होते हैं, जर्म प्लाज्म हमने ऊपर समझा कुछ भी हो सकता है, सीड, बीज, यानी कि कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है प्लांट का, वो कम से कम 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख जर्म प्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ सीड, बीज की फॉर्म में प्रिजर्व करके रखे जा सके, इतनी कैपेसिटी होती है नेशनल जीन बैंक की। प्रेजेंटली जो इंडिया प्रोटेक्ट करके रखता है, उसमें लगभग 4.52 लाख ऐसे जर्म प्लाज्म हैं, जिनमें से 2.7 लाख तो इंडियन जर्म प्लाज्म है, मतलब इंडिया के ही ट्री या प्लांट के ही सीड्स हैं। बाकी के बचे हुए हमने अदर कंट्रीज से मंगाए हैं, उनके सीड मतलब प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट है जो नेशनल जीन बैंक है, इसमें 4 काइंड की फैसिलिटी होती है। एक तो होती है सीड जीन बैंक, इसको -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इन जो भी सीड होते हैं ना ये, इनको इतने टेम्परेचर पे रखा जाता है। नेक्स्ट टाइप का होता है क्रायोजीन बैंक। इसमें क्या है, जो सीड होते हैं उनको -170 डिग्री सेल्सियस से लेके -196 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे रखा जाता है प्रिजर्व करके। जैसे भाई साहब आप फ्रीज में कितना टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर, बर्फ़ जम जाती है। तो इस तरह से ऐसे फ्रीज होते हैं जिनमें इतना टेम्परेचर हो जाता है माइनस में, तो इनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है हज़ारों सालों तक। इन विट्रो जीन बैंक होता है एक, उसमें 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है टेम्परेचर। एक होता है फील्ड जीन बैंक, तो ये लॉन्ग टर्म
और मीडियम टर्म के लिए कंजर्व करते हैं ऐसी सीड वेराइटीज़ को। नेक्स्ट ये आता है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश है, जिसके अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक बनाया गया है। ये क्या है, एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करती है, प्रबंधन करती है उनका, और उसी का पार्ट है ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है जो हमने ऊपर डिस्कस किया। और ये किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर काम करती है, इस मंत्रालय के अंदर। जो ये रिसोर्स ब्यूरो है, नेशनल ब्यूरो है, ये इंसिटू और एक्सिटू जर्म प्लाज्म को कंजर्व करती है। ये इंसिटू और एक्सिटू का क्या मतलब है, देखो इंसिटू का मतलब वो है जैसे जहाँ पे जिसका हैबिटेट है वहीं पे संजो के रखा जाए। जैसे मान लो कोई ट्री प्लांट ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है, मान लो ये है अर्थ और यहाँ पे है ये अपना इक्वेटर भूमध्य रेखा 0 डिग्री और अपना हिंदुस्तान यहाँ पे, मान लो हमारा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है हमारा इंडिया, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ तक ये मान लो यहाँ पे कोई प्लांट है जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल में ही होता है और उसका वो ही मतलब उसका हैबिटेट है, उसका घर वो ही है, इस वाले एरिया में पाया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर लगभग मान लो 25 के अराउंड रहता है। तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे वो ओरिजिनली पाया जाता है, अगर उस इन्वायरमेंट में उसको संजो के रखा जाए तो बोलेंगे इंसिटू, और अगर उस इन्वायरमेंट से बाहर उसे रखा जाए तो बोलेंगे एक्सिटू। जैसे देखो ये जीन बैंक होते हैं, इसमें हमने टेम्परेचर पढ़े थे इस टाइप के, तो बहुत सारे प्लांट और ट्रीज इतने -170 डिग्री सेल्सियस से लेके 196 डिग्री सेल्सियस तक कहीं पे टेम्परेचर नहीं पाया जाता अर्थ पे, नेचुरली तो नहीं पाया जाता। तो इसे क्या हो गया, ये प्रिजर्वेशन एक्सिटू प्रिजर्वेशन हो गया। और जितने टेम्परेचर पे वो ओरिजिनली सीड पाया जाता है और उसी मतलब एरिया में रखे उसे जहाँ पे पाया जाता है वो हो गया इंसिटू। जैसे आप जंगली जानवर से समझ सकते हो, जैसे मान लो हम जू में चिड़ियाघर होते हैं, चिड़ियाघर में ऐसा थोड़ी नहीं है वहीं पे वो पैदा हुए, मतलब मान लो लायन वहाँ पे ला के रख दिया एक शेर, तो वो भाई साहब कहीं और से लेके आए हैं उसे, या टाइगर ला के रख दिया तो कहीं टाइगर रिजर्व से लेके आए हैं उसे जू में चिड़ियाघर में, ताकि वहाँ पे टूरिज्म बढ़े, लोग देखने आए और उनको कंजर्व करके रखा जाता। तो जू चिड़ियाघर हो गए एक्सिटू कंजर्वेशन, क्योंकि यहीं पे ये नहीं रहते हैं, यहाँ कहीं और से लाया गया इनको, एक्सिटू कंजर्वेशन। और इंसिटू क्या हो गया, वो जंगली जानवर जो जहाँ पे वो रहते थे फॉरेस्ट एरिया में, वो उनका इंसिटू हो गया कंजर्वेशन, समझ गए। तो इस तरह से इनको दो तरीके से रखा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो नेशनल ब्यूरो है ये, इसका न्यू दिल्ली में हमने पढ़ा। और इसके 10 रीजनल स्टेशन है पूरी कंट्री में, मतलब रीजनल ऑफिस है। और फैसिलिटी कौन कौन सी है जहाँ पे इंडिया प्रिजर्व करके रखता है, देखो इंडिया ने जो नॉर्वे है, नॉर्वे के साइड में एक सीड बैंक बनाया हुआ स्वालबार्ड में ग्लोबल सीड वॉल्ट। तो ये यहाँ पे और सारी कंट्री भी अपना सीड प्रिजर्व करके रखती हैं और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सीड है, सबसे ज़्यादा सीड यहीं पे पाए जाते हैं, बीज जो प्रिजर्व करके रखे गए हैं। ये देखो वर्ल्ड मैप, ये है भाई साहब अपना यूरोप, और यूरोप के साइड में देखो यही यूरोप का पार्ट है नॉर्वे जो दिखाई दे रहा है आपको एक कंट्री, यहाँ पे इसका पार्ट है ये, यहाँ पे स्वालबार्ड में ये सीड बैंक बना हुआ है जिसमें इंडिया ने भी अपने सीड प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। एक लद्दाख जो रीजन है हमारा, वहाँ पे चांगला एक जगह है, चांगला में सीड वॉल्ट बना रखा है इंडिया ने। एक नेशनल एनिमल जीन बैंक बना हुआ है, इसमें क्या है, पशुओं को प्रिजर्व करके रखा जाता है, लाइव स्टॉक की डाइवर्सिटी को, जो हमारी इंडिजीनस लाइव स्टॉक बायोडाइवर्सिटी है, इसको कंजर्व करना इसका ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है इस जीन बैंक का। जो कहाँ पे बनाया हुआ है, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल में बनाया हुआ है भाई साहब ये जीन बैंक। और ये भी यहाँ पे एक सेंटर है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, उसी के अंदर बनाया हुआ है ये नेशनल एनिमल जीन बैंक। इंडिजीनस का मतलब होता है अपने देश की ही प्रजाति, मूल प्रजाति इंडिजीनस हो गई, हमारे देश की इंडिजीनस लाइव स्टॉक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये जीन बैंक बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हुनर हाट क्या होते हैं, देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, जो अल्पसंख्यक जो मंत्रालय होता है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसने अभी टारगेट रखा है कि हम कम से कम 7,50,000 मतलब 7.5 लाख जो आर्टिजन होते हैं, आर्टिजन ऐसे मान लो कोई कपड़े बना रहा है हाथ से बुन के, जैसे स्वेटर वगैरह बना लेते हैं ना, या फिर कोई और मान लो जो फर्नीचर वगैरह बनाना, ऐसे जो आर्टिजन होते हैं कलाकार, उनमें से 7.5 लाख मतलब कि 7.5 लाख लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी रोजगार की।
इन हुनर हाट के जरिए, और लगभग 75 हुनर हाट ये चलाए जाएंगे। 75 अभी भी ये क्या है, इनको कंट्री में ऑर्गेनाइज करने के लिए जो अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें 75 ईयर्स जो हो रहे हैं हमारी आज़ादी के, उसके उपलक्ष्य में इंडिया का जो इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए जो अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, उसी का पार्ट होंगे ये 75 हार्ट्स, हुनर हार्ट्स। होते क्या है हुनर हार्ट्स? देखो भाई साहब ऐसा है, हुनर हार्ट्स का मतलब ये है कि एक मेला टाइप लगता है, मेला टाइप, और एक ज़मीन पे बना देते हैं हुनर हाट। वहाँ पे सब क्या है, अपना जो माल बनाया होता है, आर्टिजन जो कलाकार होते हैं वहाँ पे लाते हैं। जैसे आपने कोई मेला देखोगे, जैसे ट्रेड फेयर देखा है कभी आपने, जो दिल्ली में लगता है, न्यू दिल्ली में ट्रेड फेयर, प्रगति मैदान में सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रेड फेयर लगता है। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं सभी आर्टिजन, अपने अपना माल लेके आते हैं डिफरेंट स्टेट से, हर एक स्टेट से, इंडिया के हर एक स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से। इसी तरह से ये हुनर हाट होते हैं कुछ। तो ये 75 जो अमृत महोत्सव पार्क, ये क्या है, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे कहाँ पे, जो वक्फ बोर्ड होते हैं ना, वक्फ लैंड होती है। देखो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अपने मुस्लिम भाई हैं, उनकी धर्म के कंजर्व करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, वक्फ बोर्ड होता है, और उसके लिए लैंड प्रोवाइड की जाती है, भूमि, और उसको बोलते हैं वक्फ लैंड। जो भी ऐसी वक्फ लैंड है जो खाली हैं, तो वहाँ पे क्या है, ऐसे पार्क बनाए जाएंगे। पार्क का मतलब वो घास वाले पार्क नहीं है, ये वहाँ पे आर्टिजन वगैरह अपना शोकेस कर सकेंगे, अपना जो भी प्रोडक्ट है उनका, जो भी वस्तुएं बनाई हैं उन्होंने। तो ये पूरी कंट्री में बनाए जाएंगे। किस स्कीम के अंडर, कौन सी योजना है ऐसी, वक्फ तरक्याती स्कीम है ये, वक्फ तरक्याती स्कीम है, और एक है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इनके अंदर ये बनाए जाएंगे 75 अमृत महोत्सव पार्क। तो हुनर हाट क्या हो गया, एक तरह से एग्जीबिशन होती है, प्रदर्शनी। लोग आते हैं अपना हैंडीक्राफ्ट वगैरह का, ट्रेडिशनल कोई प्रोडक्ट है बनाया हुआ है आर्टिजन ने, उसको शोकेस करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज से। और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में हमारी कंट्री में कौन कौन आते हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज़्म और हो गए पारसी। तो इन कम्युनिटी से जो आर्टिजन होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, एक तरह से उनकी लाइवलीहुड सिक्योर हो सके और इनकम जनरेट हो सके उनकी लाइवलीहुड के लिए। तो इसकी थीम क्या है, थीम है वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल के लिए एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ऑर्गेनाइजर कौन है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, वही जिसने अभी ये हुनर हाट ऑर्गेनाइज किए हैं। किसने किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, इस मंत्रालय ने। और एक स्कीम और है जिसके अंडर ये करते हैं, जो मेन स्कीम है, जो उस्ताद नाम है इसका। उस्ताद का मतलब है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम के अंदर ये प्रमोट किया जाता है। और उस्ताद जो स्कीम है, इसका टारगेट यही है, जो हमारी ट्रेडिशनल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की जो ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट है, उनकी जो रिच हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, संजो के रखा जा सके, और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ऐसा ना हो जो आर्टिजन की कला है ये भी लुप्त हो जाए आने वाले समय में, तो इसलिए इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट है अपना कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्ट इन। ये देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेंटर है, सेंटर जो एस्टेब्लिश किया था 2004 में इंडिया ने। और किसके अंडर काम करता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। ये क्या काम करता है, इसका टारगेट क्या है, देखो इसका टारगेट है, ऑब्जेक्टिव या इसका मतलब लक्ष्य ये है कि जो इंडियन साइबर स्पेस है उसको सिक्योर करना, सुरक्षा देना इंडियन साइबर स्पेस को। और साइबर स्पेस क्या है, साइबर स्पेस हो गया भाई साहब कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के जरिए जो ये काम होते हैं सारे, ये साइबर स्पेस हो गया। इसके नोडल एजेंसी है किस लिए, ये जो भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनके से डील करती है ये। जैसे हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया। हैकिंग का मतलब हो गया किसी का डेटा हैक कर लेना, चुरा लेना। जैसे मान लो आपके फ़ोन में से कंप्यूटर को हैक कर लें। हैक का मतलब है कोई दूसरा बंदा आपकी अनुमति के बिना आपके कंप्यूटर को हैंडल करेगा, आपके कंप्यूटर का, उसका मतलब सारा कंट्रोल आपके कंप्यूटर पे या आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे सारा कंट्रोल दूसरे आदमी का हो गया जिसने उसे हैक किया है। और जिसने हैक किया उसको बोलेंगे हैकर। मतलब आपका डेटा वो चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपके कंप्यूटर में वायरस डाल सकता है, कोई मालवेयर, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की फाइल को करप्ट कर देगा, सारा कंप्यूटर मतलब ख़राब कर देगा आपका सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी आपने डेटा डाला हुआ है। तो इनसे डील करता है ऐसे थ्रेट से। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है साइबर इंसिडेंट से, जितने भी मान लो कहीं पे हैक हुआ है, कहीं पे कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उनको कलेक्ट करता है ये सर्ट इन जो एजेंसी हम पढ़ रहे हैं ये।
और एनालाइज करता है, फिर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है, डिसेमिनेट का मतलब है स्प्रेड करता है, और ये जितने भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं इनके इशू के बारे में अलर्ट देता है, लोगों को जागरूक कराता है कि आपको कैसे इनसे अवेयर रहना, जागरूक रहना, कैसे आप बच सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो ये साइबर जो थ्रेट मतलब साइबर इंसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। इसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आप सबको पता है तालिबान ने अफ़गानिस्तान में टेक ओवर कर लिया है, सत्ता हथिया ली है, अपने हाथ में ले लिए और अपनी गवर्नमेंट सरकार बनाना चाहता है अब ये तालिबान। और तालिबान तो आप सब लोग जानते हो क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भाई साहब, ये आतंकवादी संगठन है और ये अटैक करता रहता है कहीं पे भी। ये क्या चाहता है, ये कट्टरवादी जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग मतलब शरीयत जो लॉ है, शरीयत बोलते हैं, शरीयत लॉ को ये इम्प्लीमेंट करना चाहता है। लेकिन खुशी की बात अभी ये है, कल क्या हुआ, एक न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ में जो तालिबान है ना, तालिबान ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्रवक्ता है, प्रवक्ता का मतलब स्पीकर, जैसे हमारे यहाँ पे पार्टियाँ कांग्रेस बीजेपी, तो उनका एक स्पीकर होता है बोलने वाला जो पार्टी के बिहाफ से बोलता है, न्यूज़ चैनल वगैरह को रिपोर्ट देता है। इसी तरह से तालिबान का एक रिपोर्टर है, मतलब रिपोर्टर नहीं स्पीकर है जो उसके बिहाफ में बोलता है, प्रवक्ता। जैसे उसका नाम है सुहेल शाहीन, इसका नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे ना न्यूज़ वालों ने बात की सुहेल शाहीन से, तो इससे पूछा गया कि आप वुमेन्स राइट को, महिला के अधिकारों को क्या हनन करेंगे, उनका वायलेशन करेंगे। तो इसने अश्योरेंस दिए, दिलासा दिए, इसने कहा कि नहीं, हम जो वुमेन राइट है, जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको प्रमोट करेंगे और उन्हें पढ़ने का अधिकार होगा। जैसे पहले ये पढ़ने नहीं देता था ना महिलाओं को, गर्ल्स को, तो ये कह रहा है हम गर्ल्स को पढ़ने देंगे और वो पढ़ सकती हैं और आगे अपना मतलब फ्यूचर कैरियर बना सकती हैं वो भी। तो इसने बोला है, तो ये अच्छी खबर है। तो अभी तालिबान ने अफ़गानिस्तान में जो टेक ओवर कर लिया है, इसकी वजह से जो ड्रग है, ड्रग का जो ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, इसके केस इसलिए न्यूज़ में आए क्योंकि जो तालिबान भाई साहब डिपेंड है ना, तालिबान, वो तालिबान ड्रग से ही पैसा कमाता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान में क्या है, अफ़गानिस्तान में अफीम की खेती होती है, ओपियम की, और वहाँ से जो ड्रग वगैरह बेच के ये तालिबान, क्योंकि सारा जो ड्रग उगाने वाला, ये पॉपी कल्टीवेशन वाला, अफीम की खेती करने वाला सारा जो रीजन है ना, वो पूरा इसके हाथ में, तालिबान के कब्जे में। तो ये तालिबान क्या है, ड्रग्स वगैरह इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से बेच के पैसा कमाता है। और आप सबको पता है भाई साहब, चाहे आदमी हो और चाहे देश हो, चाहे आदमी हो चाहे कोई कंट्री हो, किससे चलता है, पैसे से चलता है भाई साहब, पैसे से। जी हाँ भाई साहब, मनी से चलता है, पैसे का मतलब। चाहे कोई भी कंट्री हो जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, वो पूरे वर्ल्ड में ताकतवर है। आज देख लो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन किसकी ताकतवर है, यूएस की, अमेरिका की। उसके बाद कौन आ रहा है, अब चाइना ने स्थान ले रहा है, तो इसलिए चाइना पावरफुल होता जा रहा है। तो ये जो एंटी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है हमारी देश की, जो ड्रग को रोकने के लिए काम करती हैं, ऐसी एजेंसी, उन्होंने ऐसा संदेह जताया है सस्पेक्टिंग के क्रॉस बॉर्डर जो ट्रैफिकिंग है हीरोइन की, हीरोइन का मतलब है वो एक फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन नहीं है, ये हीरोइन का मतलब एक ड्रग है जो नशे के लिए ली जाती है। तो ये हीरोइन का जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है क्रॉस बॉर्डर, हमारे बॉर्डर पे, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर के द्वारा, या फिर इधर म्यांमार से जो ट्रैफिकिंग होती है, तो ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स की, ये बढ़ सकती है, ऐसी आशंका जताइए। क्यों जताइए, क्योंकि देखो भाई साहब, जो ड्रग है, ड्रग ये तालिबान के लिए मेजर रेवेन्यू का काम करती है। मतलब सबसे ज़्यादा पैसे तालिबान कहाँ से कमाता है, ड्रग से कमाता है। और अफ़गानिस्तान में पता है इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई, और तालिबान अब क्या है, जितनी भी मनी है उसकी, वो ड्रग मनी है जो भी है तालिबान के पास, और इसी को मेंटेन रखना चाहेगा वो, इस पर कंट्रोल रखना चाहेगा तालिबान। लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है, जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये ऑफिस की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि जो अफ़गानिस्तान में क्या है 37% इंक्रीज हुआ है जो लैंड पे ये ड्रग उगाई जाती है ना, ड्रग उगाई जाती है, इलिसिट कल्टीवेशन होती है ओपियम पॉपी की। पॉपी भाई साहब देखो, आपने नहीं देखा तो ये देख लो, ऐसी होता है इसका पेड़, ऐसा इस तरह का, ये है अफीम, अफीम बोलते हैं हिंदी में, और पॉपी इंग्लिश में बोलते हैं, ओपियम पॉपी। तो इसकी खेती जो है जितनी लैंड पे होती थी पिछले साल प्रीवियस ईयर में, और ये 2020 में 37% लैंड इंक्रीज हो गई है, मतलब ज़्यादा भूमि पे खेती करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान में।
और कंट्री का जो है पूरे वर्ल्ड में जितना ओपीएम प्रोडक्शन होता है ना, पूरे वर्ल्ड में जितना अफीम होता है उसका 85% तो अफगानिस्तान में होता है अकेले। इतना इतना प्रोडक्शन होता है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट थी पहले, उसने बहुत सारे एफर्ट भी किए थे लेकिन फेल हो गए इसका मतलब कल्टीवेशन को रोकने के लिए। और अफगानिस्तान में ये मैथमफेटामाइन ये भी एक ड्रग है भाई साहब, ये भी अफगानिस्तान इसका मेजर सोर्स है इस ड्रग्स का, मैथमफेटामाइन का। और जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 की थी, इसमें लगभग 275 मिलियन पीपल ड्रग्स को ग्लोबली यूज करते हैं, जिनमें से 36 मिलियन पीपल क्या है, ड्रग्स यूज करने के कारण डिसऑर्डर हो गया उनको, मतलब पागल हो गए या कोई बीमारी हो गई है। और कैनाबीज है, जो कैनाबीज का मतलब है जो गांजा होता है ना, गांजा गांजा पीते हैं हाथ पे रगड़ के, कुछ इस तरह का होता है भाई साहब इसका पेड़ गांजे का, इस तरह का। जो इसकी पत्तियां होती है ना, इन पत्तियों को हाथ पे हथेली पे, जो हथेली होती है ना, पाम पाम होती है, उस पर रगड़ते हैं। और रगड़ने के बाद जो ये बच जाता है इसका, और उसे हाथ से छुटाते हैं और फिर बीड़ी सिगरेट वगैरह में भर के उसे फिर पीते हैं। तो ये इस तरह से नशा किया जाता है। तो इसके जो कैनाबीज के जो केस हैं, इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा कंट्री में क्या है राइज देखने को मिला है, कैनाबीज का यूज बढ़ गया है पेंडेमिक के दौरान, मतलब जो कोरोना वायरस आया उसके दौरान 2020 में। इसका मतलब जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में क्या है, नॉन मेडिकल यूज के लिए और ज़्यादा बढ़ गया है इस सेम पीरियड में। देखो जो ओपियम वगैरह है ना, ओपियम या फिर कैनाबी हो गया, इनका दवाई बनाने के लिए भी यूज होता है, इसलिए इनकी कल्टीवेशन की जाती है मेडिसिन के लिए। लेकिन आपको पता है लोग क्या है, अवैध तरीके से इसकी ट्रैफिकिंग कर देते हैं। ट्रैफिकिंग का मतलब है एक तरह से सेल परचेज, वो ट्रैफिकिंग स्पेलिंग वो सेम ट्रैफिकिंग की स्पेलिंग है, जिसकी स्पेलिंग जो होता है ना रोड पे ट्रैफिक लगता है सेम स्पेलिंग है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है सेल और परचेज। अगर मान लो ड्रग की बात हो रही तो ड्रग का सेल परचेज, अगर ह्यूमन की बात हो रही तो ह्यूमन का सेल और परचेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रग की बात करें तो ड्रग का सेल और परचेज, खरीदना और बेचना। तो ये सेम पीरियड में नॉन मेडिकल यूज के लिए भी बढ़ गया है। और नेक्स्ट है कि लेटेस्ट ग्लोबल एस्टिमेट ऐसा है कि लगभग 5.5% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की जो 15 से लेकर 64 साल के बीच में है, उसने कम से कम एक बार ड्रग पिछले एक साल में यूज किया है, मतलब ड्रग्स लिया है, चाहे टेस्ट करने के लिए लिया हो पर लिया जरूर है, ऐसा कहना है रिपोर्ट का। मतलब 5.5% पॉपुलेशन का, जितनी पॉपुलेशन वर्ल्ड की है उसमें से 5.5% पॉपुलेशन में से जो 15 से 64 साल के बीच में है उसने लिया है ड्रग्स। और 11 मिलियन से ज़्यादा लोग ग्लोबली ऐसा है कि वो इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रग्स का इंजेक्शन जो लगाते हैं ना, और इसकी वजह से उनको हेपेटाइटिस सी हो गया भाई साहब, डिसीज है, बीमारी हेपेटाइटिस सी। और इससे क्या है, जो ओपियोइड्स के केस हैं ड्रग अब्यूज के कारण, ये ओपियोइड के एक डिसीज होती है भाई साहब, ये भी लार्जेस्ट देखने को मिले हैं इस पीरियड में। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है इसकी प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए, स्टेप लिए। देखो एक तो इंडिया ने 15 अगस्त 2020 को एक नशा मुक्त भारत अभियान चलाया था, ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन इंग्लिश में बोलते हैं, नशा मुक्त भारत अभियान। ये 272 डिस्ट्रिक्ट में चलाया था पूरी कंट्री में, कि यहाँ पे क्या है जो भी मान लो ड्रग्स का यूज होता है उनको रोका जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन ये प्लान बनाया है, 2018 से लेकर 2025 तक ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ड्रग्स वगैरह को रोकने के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने क्या है, एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए हैं नवंबर 2016 में। ये सेंटर इसलिए बनाया है जगह जगह पे जहाँ पे मान लो किसी को लत लग जाती है, हैबिट लग जाती है ड्रग्स की, उसको छुटाने के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। इस फंड में से ऐसे लोगों के लिए सहायता की जाती है जो मान लो ड्रग एडिक्ट होते हैं, मतलब आदी होते हैं ड्रग के, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, रिहेबिलिटेट का मतलब होता है एक तरह से अगर कोई ड्रग छोड़ना चाहता है तो उनको दोबारा से अपना जीवन चलाने के लिए उन्हें मान लो घर प्रोवाइड की जाए, जॉब के लिए उन्हें स्किल्स दी जाए, तो इस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाता है और उन्हें एजुकेट किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने जून 26 को डिक्लेयर किया हुआ है, 7 दिसंबर 1987 को डिक्लेयर किया था कि जून 26 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के तरह सेलिब्रेट किया जाएगा जून 26 को। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बिल ऑन क्रिप्टो करेंसी। देखो क्रिप्टो करेंसी आप सब लोग जानते हो, जिसको
हिडन करेंसी भी बोल सकते हो या डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हो। ये कोई ऐसी करेंसी नहीं होती, करेंसी का मतलब तो मुद्रा होता है। जैसे आपके पास मान लो 100, 50, 500 का नोट होगा हमारे इंडिया का, वो क्या है, करेंसी है, इंडिया की करेंसी है, रुपीज़ में करेंसी है वो। ऐसे क्या है, ये डिजिटल करेंसी होते हैं जिनका अभी क्या है, जो प्राइवेट करेंसी होती है उनका कोई सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होती। जैसे भाई साहब रुपया है, रुपया कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। आरबीआई का भाई साहब वचन लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, ऐसा कुछ लिखा होता है ना रुपए पे, हमने देखा होगा कि आई प्रॉमिस टू प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ सेम, जो प्रिंटेड हुई होती है उस पर ऐसा कुछ लिखा होता है, गवर्नर का प्रॉमिस होता है। लेकिन डिजिटल करेंसी क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर डिजिटल करेंसी हो गई, आपने पेटीएम वगैरह यूज किया होगा या फ़ोन पे यूज किया होगा, उस पर क्या है, आपको कुछ आपने उससे शॉपिंग की, उससे पेमेंट की, तो आपको क्या कॉइन दे देता है वो कॉइन, वो क्या होते हैं, डिजिटल कॉइन। इसी तरह से डिजिटल करेंसी होती है, समझ गए। तो ये वो कॉइन को वो कहता है कि आगे आप इन कॉइन को यूज कर सकते हो शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उनका कोई करेंसी वगैरह नहीं देगा आपको। ऐसी ये कुछ डिजिटल करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं जिसको। हमारे इंडिया में अभी इसको लाने की बात कर रहे हैं और प्रपोजल रखा है कैबिनेट के पास। अगर कैबिनेट की अप्रूवल मिल जाती है तो फिर इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, लेजिस्लेशन बनाया जाएगा। लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ, कानून बनाया जाएगा क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो इसलिए न्यूज़ में आया ये। अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, देखो प्रेजेंट स्टेटस ये है कि जो इंटर मिनिस्टर पैनल है उसने क्रिप्टो करेंसी के लिए रिकमेंडेशन किया था, मतलब सिफारिश की थी कि जो जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैं, ऐसी डिजिटल करेंसी हैं जो भी हिडन करेंसी हैं, उन सबको रोका जाए एक्सेप्ट उन करेंसीज को जो स्टेट के द्वारा चलाई जाएगी। मतलब स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट परमिशन दे किसी क्रिप्टो करेंसी को, तो उसके सिवा बाकी को रोका जाए। और जो आरबीआई ने कुछ कंसर्न रेज की थी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कि मार्केट में इनको क्रिप्टो करेंसी को रोकने के लिए डिसीजन दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके आरबीआई के डिसीजन को इसको नल एंड वॉइड कर दिया। मतलब इसने सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आरबीआई के डिसीजन को नल एंड वॉइड का मतलब कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। तो सारे जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जो भी क्रिप्टो करेंसी में अपना बिजनेस करते थे उनको अलाउ किया, उनको अनुमति दे दी आप क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हो। लेकिन बाद में फिर आरबीआई ने सोचा और गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना क्रिप्टो करेंसी आरबीआई रेगुलेटेड हो, तो फिर इन्होंने ये बिल लाया है। ये बिल लाने की सोच रहे हैं, अभी प्रेजेंट करेंगे अगर कैबिनेट अप्रूवल दे देता है। कैबिनेट तो आपको पता ही होगा ना क्या होता है। देखो प्राइम मिनिस्टर जब भी बनते हैं, जब भी इलेक्शन होता है तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, मतलब कुछ जो मेंबर होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें से चुन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 3 पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में। कैबिनेट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, और एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक होते हैं भाई साहब डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये सबसे ज़्यादा पावर होती है कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। जैसे मान लो इसमें आते हैं होम मिनिस्टर हो गए, आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, वित्त मंत्री, या आपके होम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर तो हो गए, आपके फॉरेन मिनिस्टर हो गए, विदेश मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, समझ गए। ये मेन मिनिस्टर आते हैं कैबिनेट मंत्री में। तो कैबिनेट ने अप्रूवल जब दे देगा ये, तो ये बिल पेश किया जाएगा। तो ये बिल का ओवरव्यू पढ़ते हैं क्या है। ये जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको प्रोहिबिट करेगा, उनको रोकेगा। मतलब जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी चलती हैं, हिडन करेंसी, डिजिटल करेंसी, उनको रोकेगा। लेकिन आरबीआई द्वारा इशू की हुई, जैसे आरबीआई भी रुपी इशू करती है ना, इसी तरह से डिजिटल करेंसी इशू करने की अथॉरिटी मिल जाएगी आरबीआई को। तो आरबीआई ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इंडिया की इशू कर सकेगी अगर ये बिल पास हो जाता है। तो इस लॉ में ये प्रपोजल रखा गया है कि ये क्या एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा जिसके जरिए आरबीआई ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इशू कर सकेगी और जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको रोक सकेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया ओवरऑल, तो क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं और ये इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी पे बेस है। इनक्रिप्शन क्या होता है भाई साहब, हिडन टेक्नोलॉजी। कैसे होती है, देखो भाई साहब, आप जो व्हाट्सअप यूज करते हो, व्हाट्सअप सबके मोबाइल में होगा, ऐसा कोई महानुभाव नहीं होगा जिसके मोबाइल में व्हाट्सअप ना हो। जब आप एक ये ए आदमी है और ये बी आदमी है, ये व्हाट्सअप से मैसेज कर रहा है, इसने मैसेज लिखा चलो कल मिलते हैं, चलो कल मिलते हैं, बाय, बहुत देर होगी बात करते हुए, टाइम ख़राब मत करो। इसने बोल दिया चलो कल मिलते हैं, तो इसने चलो कल मिलते हैं बोला, तो ये जैसे इसने लिखा ना चलो कल मिलते हैं, इस तरह से नहीं जाएगा ये बीच में। ये देखो जब बीच में जो रहेगा ना, ये जैसे अभी इसको पहुंचने से पहले बी आदमी को ए ने भेजा, बी के पास पहुंचने से पहले ये कुछ इनक्रिप्शन फॉर्म में रहेगा, हिडन की फॉर्म में। मान लो ऐसे कुछ ऐसे फॉर्म में रहेगा, कुछ
मान लो इस तरह से कोई भी सिंबल फॉर्म में, कोई डिकोड ना कर सके, इस तरह से रहता है। तो ये जब बी आदमी के पास पहुंचेगा तब जाके ये उसके मोबाइल में लिखा आएगा चलो कल मिलते हैं, वरना बीच में ये कैसा था, सिंबल की फॉर्म में जी, कोई इनक्रिप्शन मतलब इसका डिकोडिंग ना कर पाए, कोडिंग ना कर पाए, तो इस तरह से रहता है। तो इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। तो इसके बेस पे ये काम करती है डिजिटल करेंसी। और इसे यूज करने के लिए मान लो करेंसी जनरेट करते हैं, यूनिट ऑफ करेंसी जब भी जनरेट करते हैं तो उसको रेगुलेट करते हैं, और मान लो फंड ट्रांसफर करना कहीं पे, उसके लिए यूज कर सकते हैं। और ये इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंट्रल बैंक होता है। जो भी अभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उन्हें कोई सेंट्रल बैंक तो नहीं रेगुलेट करता, जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, और जो कंट्री है उनके भी ऐसे सेंट्रल बैंक होंगे। तो सेंट्रल बैंक का मतलब मेन बैंक जो होता है जो करेंसी इशू करता है। तो हमारा आरबीआई जो इनके द्वारा रेगुलेटेड नहीं है और ना ही किसी और कंट्री के द्वारा रेगुलेटेड है, तो इनको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, या डिजिटल करेंसी बोल सकते हो। एथेरियम ये क्रिप्टो करेंसी है। तो ये आपको याद रखना है, यूपीएससी इतना पूछ लेता है कि ये है क्या, बिटकॉइन एथेरियम है क्या, क्रिप्टो करेंसी है, मालवेयर है, या कोई वायरस है, ऐसे पूछ लेता है। तो कैसे काम करती है, कैसे जनरेट होता है क्रिप्टो करेंसी का, ये समझते हैं इस डायग्राम से। देखो ये ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट डाली है, ये कंप्यूटर है भाई साहब, ये कंप्यूटर है, इस पे ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट डाली है दूसरे आदमी को, मतलब इतना उससे कहा है कि मुझे मनी दो, ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट डाली है, तो मतलब रिक्वेस्ट डाली है, प्रार्थना की है उससे। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है, ब्रॉडकास्ट की जाती है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब है आदमी, जितने आदमी, मान लो ये कंप्यूटर है, सबके पास कंप्यूटर होगा, हर एक आदमी के पास अपना कंप्यूटर, और डिजिटल करेंसी में वो मान लो ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब ट्रांसफर करना, मनी ट्रांसफर करना एक इधर से उधर। तो हर एक आदमी के पास कंप्यूटर है। तो ये जो आदमी ए बी, ये हो गए पीर, ये पीर हो गए, पी डबल ई आर, पीर। तो पीर टू पीर ट्रांजैक्शन जैसे मान लो होती है इसमें, तो इसमें क्या है, कंप्यूटर के द्वारा होती है, जिसे नोड्स भी बोलते हैं। एक कंप्यूटर को नोड बोलेंगे, नोड बोलेंगे एक कंप्यूटर। अब जैसे ये नेटवर्क ऑफ नोड है, ये कंप्यूटर आपस में क्या है, ये जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क से। तो ये इनको बोलते हैं एल्गोरिथम यूज करते हैं ये एल्गोरिथम। और फिर ये ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, और यूजर का, जिस भी यूजर ने ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट डाली है, मान लो बहुत सारे जुड़े होंगे, अपने अपने घर पे बैठे हैं, ये कंप्यूटर जुड़े होंगे, ए कंप्यूटर है, बी कंप्यूटर है, ए ने रिक्वेस्ट डाली है, तो सबके पास इंफॉर्मेशन जाती है, जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, जिस पे डिजिटल करेंसी काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अगर एक आदमी रिक्वेस्ट डालेगा कि मुझे भाई साहब इतनी डिजिटल करेंसी चाहिए, तो सारे जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जो भी लोग डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, सबके पास इंफॉर्मेशन जाएगी। जब भी ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट डालिए तो इंफॉर्मेशन जाएगी जब। तो वेरीफाइड ट्रांजैक्शन कैन इन्वॉल्व क्रिप्टो करेंसी, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हर एक आदमी के पास जाएगी, कितनी ट्रांजैक्शन किस आदमी ने की है, समझ गए। फिर आगे क्या होता है, फिर ये ट्रांजैक्शन कॉम्बाइंड होती है अदर ट्रांजैक्शन के साथ और वेरीफाई हो जाती है, तो एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है लेजर में। लेजर का मतलब है खाता। कहने का मतलब ये हो गया भाई साहब, हर एक किसी के पास कंप्यूटर है और एक आदमी ने रिक्वेस्ट डाली, तो हर एक के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि ए आदमी ने बी आदमी से इतने ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट डाली है। अब वो सब लोग वेरीफाई करेंगे। सब लोगों के पास एक अलग से पासवर्ड होता है, की पासवर्ड। जैसे आपके फ़ोन का एक पासवर्ड है, ऐसे ही सबके कंप्यूटर का अलग अलग पासवर्ड होता है। तो सब जब वेरीफाई कर देंगे कि हाँ इसने मान लो इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो सब वेरीफाई करेंगे, सब वेरीफाई कर देंगे, तभी ट्रांजैक्शन होगी। मतलब जितने ए आदमी ने डिजिटल करेंसी मांगी है तभी वो वेरीफाई होगी, तभी जाके ट्रांजैक्शन आएगी इस ए के पास। तो ये सब वेरीफाई करेंगे, समझ रहे हो। और जब वेरीफाई कर देंगे, अगर मान लो ये आदमी किसी और आदमी को जोड़ना चाहते हैं, तो सब लोग एक रिक्वेस्ट डालेगा, तो सब लोगों के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई साहब हम एक आदमी को और जोड़ना चाहते हैं। तो जब वो जोड़ना चाहते हैं तो एक तरह से ऐसा सॉफ्टवेयर होता है अंदर कि ब्लॉक बने रहते हैं, ऐसे ब्लॉक बने रहते हैं। अभी मान लो कितने, 1 2 3 4 और ये 12 ब्लॉक बन गए। मान लो ये 12 ब्लॉक है, तो 12 आदमी जुड़े हुए हैं। अगर अगला आदमी जुड़ेगा तो एक नया ब्लॉक बन जाएगा, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ही एक नया ब्लॉक बन जाएगा। और इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक नया ब्लॉक जुड़ जाता है। जब भी जैसे कोई आदमी जुड़ता है तो न्यू ब्लॉक ऐड हो जाता है एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन में, तो एक चेन सी बन जाती है। ये चेन बन गई ना, एक नया ब्लॉक बन गया, फिर और आदमी आएंगे और ब्लॉक बन गया। तो ऐसे अगर अलग आदमी को जोड़ना हो
तब की बात है ये। और हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी ली कैसे होती है, सब आदमी के पास पासवर्ड होता है, जब वो वेरीफाई कर देते हैं तो तब ट्रांजैक्शन होती है। तो जब भी नया आदमी जोड़ना तो एक ब्लॉक बन जाता है और ये चेन बन जाती है पूरी ब्लॉक की। तो ये चेन बन जाती है और ब्लॉक बनते हैं, इसी वजह से इसका नाम है टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, समझ गए हो। अब फिर वो ट्रांजैक्शन फिनिश हो जाती है जब एक नया ब्लॉक बन जाता है। तो ये ऐसे काम करती है कुछ। अब इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मतलब इनको बैन करना चाहती है क्रिप्टो करेंसी को, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी यूज होती हैं, जो किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। तो उन क्रिप्टो करेंसीज को क्यों प्रतिबंध करना चाहती है, क्यों बैन लगाना चाहती है। पहला रीजन तो है सॉवरेन गारंटी। मतलब क्रिप्टो करेंसी क्या है, कंज्यूमर को रिस्क है, जो भी कंज्यूमर यूज कर रहा है। भाई साहब उसने मान लो लाखों करोड़ों रुपए अपने वेस्ट मतलब इन्वेस्ट कर लिए, और वो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्या है, लाखों करोड़ों में है डिजिटल करेंसी की। तो इनका कोई सॉवरेन गारंटी नहीं है। जैसे जो रुपया होता है उस पर सेंट्रल बैंक गारंटी देता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के द्वारा तो रेगुलेटेड है ही नहीं। नेक्स्ट है मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब ये है, देखो अगर एक एग्जांपल से समझे, 2017 में एक जो बिटकॉइन यूज होता है ना डिजिटल करेंसी, इसकी वैल्यू एक बिटकॉइन की वैल्यू $20,000 थी, यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं हम, अमेरिका की करेंसी की। लेकिन 2018 में क्या हुआ, इसकी वैल्यू घट के $3800 हो गई, $3800। अब देखो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो इसकी इस वजह से भी इसे गवर्नमेंट बैन करना चाहती है, प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट है रिस्क इन सिक्योरिटी। सुरक्षा का भी खतरा है इससे। कैसे सुरक्षा का कैसे खतरा है इनसे, सुरक्षा का ऐसे भाई साहब, जैसे मान लो क्रिप्टो करेंसी जब यूज करते हैं तो इसके लिए प्राइवेट कीज दी जाती है। हर एक कंप्यूटर के पास, जो भी उसको यूजर है कंप्यूटर का, उसके पास एक प्राइवेट की होती है, मतलब पासवर्ड होता है एक। और अगर मान लो ये पासवर्ड भूल गया, ये पासवर्ड भूल गया ना, तो ये पासवर्ड क्या है, दोबारा से रीसेट नहीं किया जा सकता। जैसे आपके फ़ोन हैं, या जैसे मान लो कोई साइट यूज़ करते हो आप, या बैंक में जो कोई अकाउंट है आपका, डिजिटल अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है, उसका पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है, मतलब दोबारा से सेट किया जा सकता है। लेकिन इसका एक बार भूल गए तो भूल गए, फिर दोबारा रीसेट नहीं किया जा सकता। जितनी आपकी कंप्यूटर में जो डेटा था वो सब आप ही जानते थे, वो ख़त्म। नेक्स्ट है मालवेयर थ्रेट। मालवेयर का मतलब जैसे कोई भी वायरस वगैरह हो गया, इसका अटैक होने का खतरा है इसमें। कैसे, देखो सबका जो क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज है, वॉलेट है, कोई भी प्राइवेट कीज वगैरह हैं, ये जितनी भी स्टोर होती है ना इन्फॉर्मेशन, इनकी एक टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसके पास स्टोर होती हैं। अगर उसमें मान लो कोई अटैक हो गया, हैकिंग कर ली उसकी, तो फिर सबको ही नुकसान होगा इससे। नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है वाइट मनी को ब्लैक मनी में, जो प्रोसेस होता है ना, ब्लैक मनी को ब्लैक को करेंगे ना वाइट, ब्लैक मनी को वाइट करने का प्रोसेस है जो, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब जो आपने इलीगल तरीके से धन कमाया है, अगर उसको आप वाइट मनी में, लीगल मनी में कन्वर्ट करोगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसमें क्या, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक रिलेटेड फैक्ट है, इंडिया ने एक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाया हुआ है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं इसको। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस पर ये काम करता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और ये बेंगलुरु में एस्टेब्लिश है, कर्नाटक में। तो ये ही था इसमें बस। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो प्रिंसिपल लाए थे, ये फीचर जो लेके आया था इंडिया, कब इंट्रोड्यूस किया था, कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग। आपका ऑप्शन है जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है 1998 के, इसके अंदर लाया गया था क्या ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज रूल्स 1999 के, और ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 के, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। देखो भाई साहब, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी मान लो ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी जिससे पॉल्यूशन हो सकता है, तो उसको भाई साहब पॉल्यूशन की भरपाई करने की गारंटी सारी किसकी होगी, उसी कंट्री की होगी, उसी कंट्री मतलब उसी कंपनी की होगी, जिस कंपनी ने वो बनाया है प्रोडक्ट। जैसे मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे पॉल्यूशन होता है, जैसे अभी प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए बात चल रही है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको, तो जो कंपनी बनाएगी फिर उसको कलेक्ट भी करवाएगी। ऐसा कुछ प्रिंसिपल होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि प्रोड्यूसर जो पैदा करने वाला है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये रूल लाए गए थे सबसे पहले ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 के अंदर। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स अभी 2021 के लाए गए, हमने कल पढ़े थे ये, तो इनके रिगार्डिंग आपको बताना है
कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। पहली स्टेटमेंट कह रही है न्यू रूल्स हैं जो वो क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक को 2025 तक रोकेंगे, मतलब इसका यूज रोक देंगे। नेक्स्ट कह रहा है इसके अंदर क्या है, जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है या और जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है इन सब पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रतिबंध लगाया गया, बैन लगाया जाएगा इन पे। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इनमें से। 1 2 दोनों सही दोनों गलत, दोनों के दोनों गलत है। हमने कल बताया था, पढ़ा था हमने कल कि कंपोस्टेबल जो प्लास्टिक है उस पर बैन नहीं लगेगा, बाकी सब पे बैन लगेगा, इस पे बैन नहीं लगेगा, तो इसलिए ये गलत है। और कब से लागू होंगे ये भाई साहब 2022 से होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं, हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है सोन चिरैया, कल पढ़ा था हमने, एक ब्रांड और लोगो बनाया है, ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने? इसका डी करेक्ट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये बनाया है सोन चिरैया नाम का ब्रांड एंड लोगो। आपको बताना है 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, जो पढ़े हुए लोग थे ना मिडिल क्लास के, उनका रिएक्शन क्या था 1857 की क्रांति में? तो ये बताना, उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट किया था क्या, या रिवोल्ट को अपोज किया था, विरोधी थे रिवोल्ट के, या फिर वो न्यूट्रल रहे थे, ना सपोर्ट किया ना अपोज किया, या फिर वो दे फॉट अगेंस्ट द नेटिव रूलर्स, जो नेटिव रूलर्स थे उस टाइम पे राजा हुआ करते थे हमारे देश में, उनसे लड़े थे वो। तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है। देखो सी करेक्ट आंसर है, वो न्यूट्रल रहे थे, ना तो उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट किया था ना ही उसके अगेंस्ट थे, अपोज किया था, बिल्कुल न्यूट्रल थे। नेक्स्ट आपको बताना है जो गवर्नर जनरल कौन सा है जिसने फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान के टूवर्ड्स फॉरवर्ड पॉलिसी चलाई थी? कौन से गवर्नर थे? वेलेस्ली, लिटन, कॉर्नवालिस या मिंटो? देखो इसका सही आंसर है बी, लिटन थे, लॉर्ड लिटन। इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी चलाई थी टूवर्ड्स अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन 1875 में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब है भाई साहब जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, जैसे हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में भी 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो वहाँ पे भी एक हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में रिक्वेस्ट डाली थी, पिटीशन डाली थी एक ऑर्गेनाइजेशन ने 1875 में, और उसने डिमांड किया था कि क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब इंडिया से डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई आदमी आप इलेक्ट करो तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली होना चाहिए। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड की थी ये आपको ये बताना है। मद्रास महाजन सभा ने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने, इंडियन एसोसिएशन ने, या फिर पूर्ण सार्वजनिक सभा ने? इसका सही आंसर है डी, पूर्ण सार्वजनिक सभा ने की थी। ये 1870 में बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन, और किसने बनाया था? महागोविंद रेनाडे ने, MG रेनाडे ने बनाया था इसको, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में हिस्ट्री में। तो इसने डिमांड की थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट होना चाहिए, 1875 में रिक्वेस्ट की थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट तो खत्म है, कुछ नहीं है, समाप्ति।